नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले हमने डेनियल एंड डेविसन मॉडल को डिस्कस किया था। इस मॉडल के अनुसार था क्या, बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर की बनी हुई होती है और इसके बाहर की तरफ एक प्रोटीन कोट पाया जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार से क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन क्या हुई, 3 लेयर से मिली बनी। एक आपका प्रोटीन कोट, इधर प्रोटीन कोट, और बीच में 2 लिपिड बाय लेयर। और ये प्रोटीन कोट ये माना गया कि ये जो लिपिड बाय लेयर है, इसका जो पोलर एंड है उसके उसके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा ये बाइंड होती है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें एक फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज किया और उन्होंने क्या किया, बेसिकली कोशिका ली और उसको फ्रीज किया। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया और फिर उसको माइक्रोडोम की सहायता से जो आपका जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है ना, यहाँ पे इस जगह पे इसको क्रैक किया। जैसे उसने क्रैक किया, उसने देखा कि यहाँ पे जो ये खुरदरी सी सतह दिखती है, इसमें होना क्या चाहिए था, बिल्कुल यूनिफॉर्म सतह दिखनी चाहिए थी डेनियल डेविसन मॉडल के अनुसार, परंतु इसमें इनको खुरदरी सी सतह इसमें दिखती है। खुरदरी सतह क्या कि जो कि प्रोटीन्स इसमें जो धसी हुई जो है वो इसमें स्ट्रक्चर दिख रही है। आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, और यहाँ पे ये आपकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, इस पर ये प्रोटीन्स दिखती है। तो इस आधार पे ये माना गया कि बेसिकली ये जो डेनियल डेविसन मॉडल है ये सुटेबल इसमें नहीं है। तो हुआ क्या कि इससे इंटरप्रेट क्या हुआ कि द फ्रैक्चर अकर्स अलोंग लाइन ऑफ वीकनेस जो से मैंने बताया आपको कि जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उसका जो ये जो नॉन पोलर एंड्स है, जो टेल्स है, वहां से कटता है, वहां से इसको मतलब फ्रैक्चर किया जाता है। द फ्रैक्चर रिवील्स एन इर्रेगुलर रफ सरफेस इनसाइड द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। जैसा मैं बता चुका हूं आपको, यहाँ पे ये रफ सरफेस दिख रही है, ये दिखती है। इसका मतलब क्या है कि द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वर इंटरप्रेटेड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो जो ये जो स्ट्रक्चर थी, इसके बेस पे क्या था, प्रोटीन्स बाहर की तरफ अटैच थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये प्रोटीन्स अंदर की तरफ धसी हुई है, जिसको अपन कह रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ से ही ना जुड़ करके अंदर भी धसी हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार से डेनियल डेविसन मॉडल जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और डेनियल डेविसन मॉडल इस प्रकार से फेल हो गया, जो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के द्वारा। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स क्या हुई, डेविसन डेनियल जो मॉडल था उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई, by the end of 1960s new evidence cast doubts on the viability of the Davison-Daniel model. The amount and type of membrane proteins vary greatly between different cells. जैसे आपको मैंने बताया कि प्रोटीन्स बड़ी डिफरेंट है। प्रोटीन्स कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का हमको एग्जांपल मिल गया आपके फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के द्वारा। सो इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स का जो अमाउंट है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट था। It was unclear how the proteins in the model would permit the membrane to change shape without bonds being broken. तो जैसा मैंने बताया आपको कि प्रोटीन्स बाहर की तरफ अटैच थे, तो उसके आधार पे तो इस प्रोटीन, इस जो मेम्ब्रेन थी उसकी शेप चेंज ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा होता था। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये किसके, डेनियल डेविसन मॉडल में प्रॉब्लम थी। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर लार्जली हाइड्रोफोबिक and therefore should not be found where the model position them in the aqueous cytoplasm and extracellular environment. तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए थी। इस वजह से ये माना गया कि जो डेनियल डेविसन मॉडल था ये जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद में रॉबर्टसन जो था उसने 1965 में जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के नीचे देखा और उसने क्या देखा, he saw no spaces for pores in the electron micrograph। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के जो सेल मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ था
उसमें कोई भी पोर उसमें दिखाई नहीं दिया। अब उसने he hypothesized that the railroad track appearance came from the binding of osmium tetroxide to proteins and polar group of lipids। जो आपने जो मैंने पहले फिगर में बताया था आपको, जो रेल रोड अपीयरेंस थी ये वाली, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो आपकी जो बाहर की जो ट्रैक दिख रहा है जो कि डार्कली स्टेन्ड है, ये किसका बना हुआ है बेसिकली, ये प्रोटीन्स तथा जो पोलर ग्रुप है फॉस्फोलिपिड्स के उसके द्वारा बना हुआ है। और ये कैसे पाया गया, उसने ये कहा कि ये जो स्टेन में जो अपन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, वो स्टेन किसको कर रहा है, प्रोटीन तथा पोलर ग्रुप को स्टेन कर रहा है। According to this model, plasma membrane is a trilaminar structure having a thickness of about 75 angstrom. The outer layer on both the sides are made up of proteins. They are osmophilic in nature and each one measure a thickness of about 20 angstrom. आगे के डायग्राम में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। A layer of lipid is present between two layers of proteins. This lipid layer is hydrophobic in nature and measure a thickness of about 35 angstrom। तो क्या हो रहा है बेसिकली, 75 angstrom इसकी पूरी थिकनेस है जो कि ट्राइलैमिनर है, 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन से दोनों तरफ है और 35 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपकी लिपिड बाइलेयर है। एक्चुअली द लिपिड लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू फॉस्फोलिपिड लेयर which are so closely arranged that they appear to be a single layer when viewed from the top। तो बेसिकली जो लिपिड लेयर है वो दो फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है और जो कि अपन यदि देखें तो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म दिखती है, क्योंकि वो है ना जो बिल्कुल दोनों आपस में जो इनके जो हाइड्रोफोबिक जो एंड है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए से दिख रहे हैं। सो इसको यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस कहा इसको इन्होंने। अब इसमें यदि अपन डायग्राम भी अपन देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, देखिए ये लिपिड बाइलेयर है जिसकी थिकनेस है आपकी 35 एंगस्ट्रॉम, इस डायग्राम में दिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स है, ये वाले जो प्रोटीन्स है जो कि इसके जो लिपिड बाइलेयर है इसके पोलर एंड से जुड़ी हुई है, उसकी थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी आपका प्रोटीन लेयर एक और है, उसकी भी थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से 20 and 20 40 एंगस्ट्रॉम और ये 35 एंगस्ट्रॉम मिला करके, और इस जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस हो गई 75 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से रॉबर्टसन ने ये कहा कि ये ट्राइलैमिनर है, यानी ये तो आपके लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर से ये हो गई, और ये एक प्रोटीन लेयर और ये एक प्रोटीन लेयर। इस प्रकार से 3 लेयर की ये स्ट्रक्चर है जिसको कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहा। लेकिन ये मॉडल भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। अब आया आपका फ्लूइड मॉजेक मॉडल। फ्लूइड मॉजेक मॉडल में क्या था बेसिकली, जो एस जे सिंगर और गार्थ निकोलसन इन 1972 इन्होंने कहा कि द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए 2-dimensional लिक्विड। ध्यान देना आप, 2-dimensional liquid where all lipids and proteins molecules diffuse more less freely। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये लिक्विड की लेयर है, 2-dimensional है, जिसमें सारी जो लिपिड्स है और जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंगर स्टडीड phospholipid bilayer and found that they can form a flattened surface on water with no requirement of a protein coat। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या कर सकते हैं, अपन जैसे ही पानी में डालें ये आराम से फ्लैटेंड सरफेस का निर्माण करती है जिसको कि प्रोटीन कोट की आवश्यकता ही नहीं होती है। It occurs in forms of ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन्स होती है बेसिकली ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। इस मॉडल के यदि हम की फीचर्स देखें, सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स आर फ्लूइड एंड मूव लैटरली, ये आसानी से लैटरली मूव हो सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर बाउंड टू आइदर द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है बेसिकली, एक कौन से पेरिफेरल प्रोटीन से जो कि दोनों तरफ मेम्ब्रेन के
इनर और आउटर सरफेस पे बाइंड हो सकती है। इंटीग्रल प्रोटीन्स परमिएट द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो इंटीग्रल जो प्रोटीन्स है, जो दूसरी प्रोटीन्स है जिसको अपन इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, वो क्या कर सकती है, मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उसके अंदर परमिएट्स हो सकती है। द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोज़ेक ऑफ phospholipids and proteins, meaning the proteins in the bilayer are placed like small pieces in a mosaic. क्या हो रहा है कि प्रोटीन्स कैसे है, जो ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स है ये छोटे छोटे पीसेस में यानी मोज़ेक पैटर्न में ये प्रेजेंट होती है। किसमें, फॉस्फोलिपिड के जो फ्लूइड जो है जो कि उस जो कि बाइलेयर का बना हुआ है, इस जो फ्लूइड है उसमें जो प्रोटीन्स है वो मोज़ेक फॉर्म में पाई जाती है। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक ऑफ phospholipids and proteins. These proteins can move laterally along membrane. और ये जो प्रोटीन्स है ये लेटरली मूव हो सकती है इस मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये मॉडल ऐसा था कि जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। तो उन्होंने क्या कहा बेसिकली कि ये जो 2 डायमेंशनल लिक्विड की लेयर होती है जिसमें कि सारी जो लिपिड्स है और जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से डिफ्यूज हो सकती है। अब इसका यदि हम डायग्राम देखें तो ये देखिए आप, इससे क्या हो रहा है, ये आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स है, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स है, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो कि अंदर की तरफ धसी हुई पाई जाती है। और ये जो प्रोटीन्स है ये आसानी से इसमें मूव हो सकती है। ठीक है, अब इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए जैसे पेरिफेरल प्रोटीन्स आर लूजली अटैच्ड टू द इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स में बाइंड्स हो सकती है या फिर आपके पोलर एंड से भी बाइंड्स हो सकती है। जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ये वाली है, यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड का कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन का है जो कि प्रोटीन से जुड़ी हुई है, और ये ग्लाइकोलिपिड से जो कि फॉस्फोलिपिड से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपकी ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो कि है ना जो आपकी जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है। यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए आप यहाँ पे, जो कि 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में धसा हुआ है। तो और ये अपन फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से भी ये स्ट्रक्चर आसानी से जस्टिफाइड हो सकती है। जैसे आपने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के जो ये नॉन पोलर एंड है, जो टेल्स है, उसके ऊपर आपने जैसे ही कट किया उसको, उसमें आपको देखो ये प्रोटीन दिख रही है यहाँ पे धसी हुई, यहाँ प्रोटीन दिख रही है जो कि खुरदरी सरफेस है, और यहाँ आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इस प्रकार से ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, और जो सिंगर निकोलसन ने दिया ये जो मॉडल है, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आसानी से जस्टिफाई करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद।